हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भौतिक विज्ञान की सुंदर सी खूबसूरत सी क्लास में। तो क्या हाल चाल है? रेडी हो जाएं भौतिक विज्ञान में कुछ नया सीखने के लिए। तो आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं बेटा। और 9 लेक्चर पर पहुंचने के साथ साथ हम काफी सारा इस चैप्टर का कवर कर चुके हैं सिलेबस। ठीक है, तो किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th में जब आप बात करते हैं, बोर्ड की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर की बात करें, लेक्चर नंबर 8 में तो आपको मैंने प्रिज्म के बारे में पढ़ाया था। प्रिज्म का हमने अपवर्तनांक निकाला था, पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला था, जो कि हमने निकाला था बेटा म्यू इक्वल्स टू, चलो इसको भी बता देता हूं मैं। फिलहाल आज क्या पढ़ेंगे, तो आज मैं पढ़ाऊंगा बेटा प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण तथा विचलन। ठीक है, तो हम विचलन और वर्ण विक्षेपण दोनों घटनाओं को एक साथ देखेंगे, पढ़ेंगे। मतलब बचपन में जो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बेटा, आपको याद दिला देता हूं। नहीं याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसीलिए हूं यहां पर, याद दिलाऊंगा बस आपको। ये है प्रिज्म, अपने इस तरह से बनाया हुआ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि चलो प्रकाश इधर से आई और ऐसे इस पे पड़ी। ठीक है, ऐसे, और इसको इस रास्ते जाना था, इस रास्ते नहीं जा पाई। ये क्या हुआ, इसके 7 रंगों में टूट जाएगी। तो मान लेते हैं कि लाल कलर कुछ इधर चला गया, ठीक है, और येलो कलर को मान लेते हैं कि इधर कुछ रह गया बीच में। 3 कलर को मैं बना रहा हूँ, और बैगनी कलर को मैं मान लेता हूँ कि इधर आ गया। तो ये जो 3 कलर इस तरह से या कलर में डिवाइड हो रही है, प्रकाश जो इस तरह से है ना रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, इसी को कहते हैं, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश है और ये कलरफुल प्रकाश आ गया। ठीक है, ये हो गया, आप देख सकते हैं, ये रेड है, ये है रेड, ये है येलो, और ये है वायलेट। विबग्य और हम पढ़ते हैं, बीच में और भी कलर हैं। ठीक है, इंडिगो वगैरह है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है, तो बीच में कलर हैं और सारे। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। ये श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म पे पड़ रही है, आपतित श्वेत प्रकाश, और इस प्रकार की घटना होती है। तो 2 चीजें हैं यहां पर, वर्ण विक्षेपण क्यों हो रहा है, ये प्रिज्म का कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक होगा म्यू, इसको हमने निकाल रखा है। म्यू का क्या रोल है वर्ण विक्षेपण के साथ। हर एक प्रकाश के रंग के लिए अगर बात करूं तो तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य का म्यू से क्या रिलेशन है। अच्छा, ये ऐसे ही क्यों होता है, रेड ऊपर क्यों रहता है, वायलेट नीचे क्यों आता है, ये क्रम ऐसा ही क्यों होता है, ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, तो आज सोचेंगे। ठीक है, और इसका कारण भी जानेंगे। विचलन की बात करें, मतलब कौन अपने रास्ते से कौन सा रंग ज्यादा भटक रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये प्रारंभिक रास्ता है, ये वाला, इस रास्ते से लाल कलर सबसे पास में है, मतलब लाल कलर कम भटका है। सबसे दूर जो है वो सबसे ज्यादा भटक रहा है। अपने रास्ते सबसे ज्यादा भटका कौन? बैगनी कलर। ठीक है, येलो कलर बीच में है और रेड कलर सबसे नजदीक में, मतलब रेड कलर कम विचलन कर रहा है, या कम विचलन हो रहा है रेड रंग का लाल रंग का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लाल रंग का क्यों कम हो रहा है, बैगनी का क्यों ज्यादा हो रहा है, ये सभी प्रश्नों का आंसर आइए सीखते हैं। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में हमने सीखा, ध्यान से सुनना, लेक्चर 8 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा, क्या सीखा बताएं फटाफट से। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना सीखा कि म्यू बराबर होता है बेटा साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 के। ये हमने सीखा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये होगा। अगर म्यू, मैं मानूं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ए क्या है यहां पर, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म कोण जिसको बोलते हैं। डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन है, न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन जिसको हम बोलते हैं। डेल्टा एम की शर्त मैंने आपको बता रखी है, शर्त बता रखी है। क्या बता रखी बेटा, पहली शर्त है कि आई जो होता है वो ई के बराबर हो जाता है। ठीक है, याद रखो,
दूसरा मैंने बताया था कि R1 बराबर R2 बराबर R हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो शर्तें जो है न्यूनतम विचलन की है, न्यूनतम विचलन की शर्त, न्यूनतम विचलन की शर्त के बाद ही ये आया था, देख सकते हो डेल्टा एम लिखा है, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये आपको शर्त याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछ लेता है 1 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। तीसरा, इस डेरिवेशन में या लेक्चर नंबर 8 में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे डेल्टा एम का एक मान निकल के आया था, और वो आया था बेटा, क्या आया था, 2i और -a, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा फॉर्मूला एक याद रखना है कि r जो है वो बराबर होता है a/2 के। यहीं से हमने i निकाला था कि i बराबर हम देखेंगे तो आ जाता है a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। देख सकते हो साइन i बटे साइन r, i का मान ये है और r का मान देख सकते हो a/2 रख दिया था, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये हो गया था, ठीक है ना, क्लियर है। एक चीज और हमने जाना था कि जो R1 है प्लस R2 है ये बराबर होता है a के। R1 प्लस R2 बराबर किसके बेटा, a के, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखें ना, पहले फॉर्मूला क्या बना था, अगर सिर्फ विचलन का फॉर्मूला देखें, न्यूनतम विचलन है वो डेल्टा m मतलब मिनिमम डेविएशन या डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला हमने देखा था कि i प्लस e माइनस था बेटा R1 प्लस R2, फिर यहां R1 R2 की जगह a आ गया था और न्यूनतम विचलन की शर्त में i e को बराबर कर दिया था, 2i बन गया था, है ना। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डेल्टा बराबर है i प्लस ई माइनस ए के, क्या कहते हो, सही है। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर बोले अगर इस चैप्टर में तो ये है। अगर इस फॉर्मूले का भी हम यूज करने वाले हैं, इन फॉर्मूलों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक और फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा एम जो होता है या डेल्टा जो है वो बराबर होता है बेटा म्यू माइनस 1 इंटू ए के। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही सही तरीके से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे और आगे चलेंगे। जो विचलन होता है, विचलन कोण, वो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बाद, डेल्टा एम नहीं बल्कि डेल्टा आप लिख लीजिए। जो डेल्टा होता है ये बराबर होता है बेटा म्यू माइनस 1 और इंटू ए के। यहां पर म्यू क्या है बेटा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। यही फॉर्मूला अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे विचलन निकालने के लिए, ठीक है। आइए इस्तेमाल करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमें जो पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना और विचलन, ठीक है। अलग अलग रंगों का विचलन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोणीय विचलन भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना, ठीक है। या वर्ण विक्षेपण लिख दिया तो घटना ही है, ठीक है। आइए चित्र बनाते हैं, फटाफट से देखते हैं, मजेदार चित्र है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बताया 7 रंग बना के बचपन में जाना ही क्यों है, ठीक है। हम यहां पर सिंपल सा 3 कलर ही बना लेंगे। ऊपर वाला देखो 7 कलर होते हैं जो, तो ऊपर लाल आ जाता है, ठीक है, फिर आ जाता है, ठीक है, नीचे। तो आप क्रम देखेंगे तो ठीक है, नीचे से देखेंगे बैगनी, जामुनी, इस तरह से, ठीक है, नीला, ठीक है, पीला, फिर हरा, इस तरह से जो कलर हैं, हरा, पीला, नीला, जो भी है वो आ जाते हैं रंग, बैजानी, हपिनाला जो आप बोलते हैं या विबग्योर बोलते हैं, वही चीज, ठीक है। तो यहां पर ये प्रिज्म है और प्रिज्म का प्रिज्म कोण हम मान लेते हैं कि ए है, प्रिज्म कोण, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रिज्म कोण तब भी माना था, अब भी मान रहे। ये मान लेते हैं बी है और ये है सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, प्रिज्म है, और प्रिज्म कोण जिसका ए है, क्लियर। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं म्यू है। प्रिज्म का जो पदार्थ है, प्रिज्म जिससे बना है, मटेरियल से, चाहे कांच से बना हो, प्लास्टिक से बना हो या किसी और चीज से बना हो, म्यू अपवर्तनांक है। अब कितना है मुझे नहीं पता है, म्यू है, मान लेते हैं। श्वेत प्रकाश किरण लेते हैं, एक श्वेत प्रकाश किरण एक लेते हैं यहां पर, चलिए मान लेते हैं कि ये श्वेत प्रकाश है, इस प्रकार से जा रही थी
लेकिन अब आगे जा नहीं पाएगी। क्यों क्यों नहीं जा पाएगी बेटा? क्योंकि प्रिज्म आ गया बीच में। ठीक है, तो इस रास्ते पे बढ़ना था। ओरिजिनल रास्ता अगर आप पूछे मैं कि क्या है प्रकाश का, तो आप देख सकते हैं ये है श्वेत प्रकाश। ठीक है, इस रास्ते पे ये जा रही थी, लेकिन यहां पर पड़ गया बेटा, क्या पड़ गया बेटा? प्रिज्म। अब जैसे ही माध्यम बदला, क्योंकि प्रिज्म का माध्यम अलग है, श्वेत प्रकाश हम वायु में या निर्वात में मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ का अपूर्णांक 1 है, एक वायु निर्वात का। अब प्रकाश इस रास्ते पे नहीं जा पाएगी, इस रास्ते पर। ठीक है, रास्ते का नाम ले लेते हैं, चलो P, या ऐसा यहां नहीं, यहां ले लेते हैं P और Q। P और Q ये ओरिजिनल रास्ता है PQ। ठीक है, इस रास्ते पर तो जा नहीं पाएगी अब। ठीक है, तो प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो जाएगी यहीं पर। चलिए प्रकाश को अपने रंगों में विभक्त कर लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूं कि प्रकाश जो है यहां पर इस प्रकार से ये रेड कलर गया, फिर येलो को ले लेते हैं, बीच वाला कलर, ये येलो आया, और तीसरा कलर ले लेते हैं कि यहां पर बैगनी कलर आया। तो 3 कलर ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं विभक्त हो गए। 3 कलर नहीं है, ज्यादा है, लेकिन लाल और बैगनी के बीच में ही है सारे कलर, है ना। माध्य कलर, मध्य रंग का कलर भी हमने ले लिया है, जो कि पीला कलर आता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी सतह से जब प्रकाश निकलेगा तो क्या होगा बेटा? दूसरी सतह से निकलेगा, थोड़ा और फैला देता है दूसरी सतह। ठीक है, दूसरी सतह इसको थोड़ा और फैला देगा, तो इस प्रकार से कुछ, इस प्रकार से कुछ, और फिर इस प्रकार से कुछ। अब इनका नाम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास बैगनी रंग। ठीक है, इसका नाम यहां लिख लेते हैं। ये हो गया वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी, बैगनी, बैगनी नहीं, बैगनी। ये हो गया येलो, येलो मतलब पीला, और ये हो गया रेड, रेड का मतलब लाल। ठीक है, तो प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो चुका है, बट गया है। ठीक है, अपने रंगों में टूट गया। श्वेत प्रकाश देखो तो वो 7 रंगों में टूट चुकी है। 7 में से 3 रंग हम देख रहे हैं। आपको चाहिए आप 7 रंग बना लीजिए। ठीक है, 7 रंग बनाएंगे तो बीच में यहां रंग बना लीजिए कि भैया यहां पर बैगनी है, फिर जामुनी आएगा, ठीक है, फिर नीला आएगा। इस प्रकार से कलर यही भरे पड़े हैं, यहीं पर है ऐसे कलर। ठीक है, फिर हरा आ जाएगा, तो हरा बीच में यहां घुसेड़ दीजिए, ये हरा हो गया। तो ये सारे कलर बीच में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें बनाने की जरूरत है नहीं उसको। ठीक है, हमें बनाने की जरूरत उसकी है नहीं कि हम बनाएं उसको, कोई मतलब नहीं बनाने का। ठीक है, 3 रंग बना लिया, काफी है। अब प्रश्न आता है कि जो हो रहा है यहां पर देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये लाल कलर ऊपर क्यों है, बैगनी नीचे क्यों है, येलो बीच में क्यों है? तो हम इतना जानते हैं, प्रत्येक प्रकाश के प्रत्येक रंग का अपना अलग अलग तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लिख लो। चलो ठीक है, तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा लिखते हैं, होता है वेवलेंथ जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, चूंकि, ठीक है, ये हम जानते हैं। यहां पर तरंग दैर्ध्य अगर मैं लिखूं अब तीनों का, तो इसका मैं तरंग दैर्ध्य बोल लूंगा कि इसका तरंग दैर्ध्य लाल का मान लेते हैं कि ये लैम्डा आर है, इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाई मान लेंगे, और इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा वायलेट मान लेते हैं। तो तीनों का तरंग दैर्ध्य हमने लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य
लैम्डा आर जो है, ठीक है, सब सर्वाधिक तथा बैगनी रंग का लैम्डा वी जो है ना, न्यूनतम होता है। यहीं से हम जब माध्य रंग का निकालते हैं, माध्य रंग जो कि पीला है, ठीक है, माध्य रंग पीला का अगर मैं तरंग दैर्ध्य निकालूं तो ये आता है बेटा सबसे ज्यादा का प्लस सबसे कम का डिवाइड बाई 2, औसत इसी तरह तो लेते हैं भाई, इसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है, तो जब दोनों का जोड़ के और उसका आधा करते हैं, हाफ करते हैं, तो जिस रंग का निकल के आता है वो होता है पीला। तो इसीलिए हम यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया कि लैम्डा जो वाई है येलो रंग का, वो बराबर होता है लैम्डा आर प्लस लैम्डा वी डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया है कि जो तरंग दैर्ध्य है, अब वैसे अगर आप रंग का नंबर देखेंगे, क्रम देखेंगे ना, तो आपको लगेगा पीला रंग बीच में नहीं, हरा आना चाहिए, क्योंकि जब आप बैजा नीह करते हैं ना, नीह पिनाला, ठीक है, आप देखें तो बैगनी जामुनी नीला और पीला नारंगी और लाल, बीच में बचता है हरा। वैसे तो क्रम देखेंगे तो हरा कलर बीच में दिख रहा है हमें, तो यहां पर पीला मैंने क्यों माध्य रंग बोला, क्योंकि जब आप तरंग दैर्ध्य लिखते हैं, देखो क्रम के अनुसार माध्य रंग नहीं है, नंबर के अनुसार है, तरंग दैर्ध्य के अनुसार माध्य रंग है वो, ठीक है, विचलन के अनुसार वो माध्य रंग है। जब हम बैगनी का और लाल का तरंग दैर्ध्य लेके उसका औसत लेते हैं, तो जिस रंग के पास या जिस रंग का तरंग दैर्ध्य हमें मिलता है वो कौन सा रंग है, पीला, इसीलिए पीला रंग हमें माध्य रंग बोला जाता है, हम बोलते हैं, ठीक है, तो पीला रंग हमने इसलिए बना रखा है। तो माध्य रंग कौन सा है, पीला कलर, ठीक है, प्रकाश के सातों रंगों में माध्य रंग का वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य किसका होता है बेटा, पीले का आता है, ठीक है, तो इसलिए आपको पीला कलर जो है यहां पर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देख सकते हैं सभी जो प्रकाश के रंग हैं अलग अलग कोण पर विचलित हुए हैं। कुल विचलन अगर मैं देखूंगा तो किसके साथ निकालूंगा, कुल विचलन माध्य रंग के साथ, माध्य ले लेंगे ना। जैसे मैं कहूं कि एक बार मैं मान लो कि एक दिन में 5 रोटी खा रहा हूं, एक दिन में 8 रोटी खा गया, एक दिन में 6 रोटी खा रहा हूं, एक दिन में जो है फिर 6 रोटी खा गया, फिर एक दिन 5 रोटी खा गया, तो औसत जब निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, ना तो 8 आएगा ना तो 5 आएगा, बीच का कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो औसत में कितना खाता हूं अगर मुझे बताना है, अगर मुझे बताना हो, आपको बताना है कि मैं रोज कितनी रोटी खाता हूं, तो क्या बताऊंगा कि आज कितनी खाई या कल कितनी खाई थी या परसों, वो तो अलग अलग नंबर है फिर, तो हम क्या बताएंगे, एवरेज बताते हैं, लगभग इतना, ठीक है। तो एवरेज की बात करते हैं। जब आपसे अगर यहां पूछा जाए कि प्रकाश का विचलन कितना है, सिर्फ प्रकाश का विचलन, जैसे मैंने कल बनाया था जिसमें, तो प्रकाश का जो विचलन हमने देखा था वो माध्य रंग के लिए था, क्योंकि प्रकाश तो प्रिज्म पढ़ के 7 रंग में टूट गई, लेकिन हम माध्य रंग को ही हम मानते हैं यही प्रकाश की विचलन है, ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन वायलेट का हो गया, सबसे कम रेड का हो गया, क्योंकि बीच में आ रहा है येलो कलर, तो हम येलो कलर को ही बोल लेते हैं कि ये माध्य रंग है, क्योंकि तो हम कहते हैं प्रकाश का विचलन इतना होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो औसत की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर अलग अलग रंगों के लिए बेटा, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, तो अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। कैसे, इसको बता रखा है कॉसी ने। तो कॉसी की प्रमेय है, एक कॉसी नाम के वैज्ञानिक है, कॉसी की प्रमेय या कॉसी के अनुसार, कॉसी ने कहा कि जो म्यू होता है बेटा, ये बराबर होता है a प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, या प्लस डैश 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 कर लेते हैं। अब ये चरघातांकी मतलब ऐसे चलेगा, बाइनोमियल टाइप का, लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा की पावर 4 आ जाएगा, ऐसे आगे चलेगा। तो
यहां पर कॉशी ने एक सूत्र दिया जिसमें हमें पता चल रहा है कि म्यू और लैम्डा में संबंध है कुछ, ठीक है। तो हम यहां पर म्यू और लैम्डा में जो संबंध लेके चलेंगे, जो हम यूजुअली लेते हैं, ठीक है, हालांकि 1/λ² आपको दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो यहां संबंध प्राप्त हो रहा है वो ये प्राप्त हो रहा है, हम देख सकते हैं कि म्यू और लैम्डा एक दूसरे के समानुपाती तो नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो चूंकि म्यू जो है व्युत्क्रमानुपाती है, देख सकते हैं किसके, लैम्डा के। म्यू क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, λ² नहीं लेंगे, यहां पर लैम्डा लेते हैं, ठीक है। म्यू जो है व्युत्क्रमानुपाती है बेटा लैम्डा के, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल हुआ, इसलिए अगर मैं म्यू लिखूं अगर आर रंग का, ठीक है, म्यू आर का देखूं तो वो इस प्रकार से होगा 1/λ के, और पहला, ठीक है। दूसरा अगर मैं लूं म्यू ऑफ येलो का देखेंगे तो यह आएगा 1/λ येलो का, और तीसरा देखेंगे म्यू ऑफ वायलेट मतलब बैगनी रंग का देखेंगे तो आएगा 1/λ वायलेट का। इसका मतलब यह होगा कि अगर तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा है तो म्यू का मान कम होगा। म्यू मतलब प्रकाश का, है ना, माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का जो काम है बेटा अगर देखेंगे तो क्या है, यहां पर लैम्डा के साथ अगर मैं देखूं तो जब लैम्डा बढ़ता है तो जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना कम प्रभाव पड़ेगा प्रकाश के विचरण पे, ठीक है। मतलब अगर आप यहां पर देखें तो व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है संबंध। इसका मतलब साफ है कि अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उस रंग पर, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उस रंग पर म्यू का अर्थात माध्यम के अपवर्तनांक का जो प्रभाव है वो न्यूनतम होगा या कम से कम होगा, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक, ठीक है, जिसके लिए मैं बोल सकता हूं कि तरंग दैर्घ्य कम है, उसके लिए आप देख सकते हैं अपवर्तनांक बहुत ज्यादा फील होगा उस रंग के लिए। तो यहां पर जो रीजन हमने आपसे पूछा था कि क्यों नीचे आता है बैगनी रंग और लाल रंग क्यों ऊपर है, उसका साफ साफ रीजन ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए उस पर जो प्रभाव पड़ेगा माध्यम का वो सबसे ज्यादा पड़ेगा, और लाल रंग का क्योंकि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है इसलिए इस पर जो प्रभाव पड़ेगा अपवर्तनांक का वो सबसे कम पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको इतना समझ में आ गया है कि जो म्यू है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर क्रम देख लेते हैं, मैं आपको एक क्रम दिखा देता हूं। चूंकि हम जान गए हैं, यहां पर क्या जान गए बेटा, हमने ये देख लिया है कि जो लैम्डा है लाल रंग का वो सबसे ज्यादा है, लैम्डा जो येलो रंग का है वो बीच में आएगा, और लैम्डा जो है वायलेट रंग का सबसे कम है, ठीक है। इसके अपोजिट चलेगा एक दूसरा चीज, क्या चलेगा बेटा, इसके अपोजिट चलेगा कि भाई म्यू जो है आर के लिए वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा सबसे ज्यादा, देख लो ना, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, म्यू का मतलब प्रभाव कम पड़ेगा उस रंग पर, ठीक है। अच्छा, और जिसका कम होगा तरंग दैर्घ्य उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो म्यू वाई का हो जाएगा बीच में, और इससे भी कम होगा या सबसे ज्यादा होगा म्यू किसके लिए बेटा, वायलेट या बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी रंग को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बैगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा है तो विचलन भी ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि जब माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो झुक गई है ना, बार बार देखो झुकती चली जा रही है अभिलंब की तरफ। तो यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ज्यादा विचलन होगा, ठीक है। अब ये आपको यहां पर एक रिजल्ट दिख गया। तो अभी एक फॉर्मूला हमने लिखा था लैम्डा के लिए जब माध्य रंग निकाला था। तो चूंकि हमने देखा कि जो लैम्डा है, चूंकि हमने देखा कि लैम्डा जो येलो का है वो निकल के आया था लैम्डा आर प्लस लैम्डा वायलेट डिवाइड बाई 2। इसीलिए यहां पर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं म्यू के लिए कि म्यू जो है येलो का, ये भी म्यू आर प्लस म्यू वी डिवाइड बाई 2 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? अरे बिल्कुल होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल बराबर होगा। देख लीजिए, बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया, खास करके ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको दो फॉर्मूले बन गए हैं कि माध्य रंग का जो विचलन है, माध्य रंग का जो अपवर्तनांक है वो कौन सा है, येलो, और माध्य रंग का अगर मैं
अपवर्तनांक देखूं तो येलो है, माध्य रंग का तरंग दैर्ध्य भी देखें तो येलो कलर ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो येलो रंग या पीला रंग को हम देख सकते हैं कि माध्य रंग है। ठीक है, अच्छा, तो विचलन क्यों हो रहा था, कौन से कलर का ज्यादा और कौन सा कम हो रहा था, ये हमें समझ में आ चुका है। क्लियर है ना, सारी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कितना विचलन हुआ है, क्योंकि हमने वर्ण विक्षेपण तो देख लिया, अब बात करेंगे विचलन की, विचलन कोण। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर विचलन कोण की। ठीक, अगले पेज पे ही ले चलते हैं, वहां पर कुछ और चीजें लिख लूंगा मैं। विचलन कोण, विचलन कोण को हम डेल्टा लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो विचलन कोण निकालते हैं, आइए देखते हैं चित्र में। प्रारंभिक रास्ता प्रकाश का ये है, लाल रंग यहां पर है, तो लाल रंग के लिए विचलन कोण हम मान लेते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से है कि लाल रंग का विचलन कोण होगा जो ठीक है, लाल रंग का विचलन कोण ये जो कि आएगा डेल्टा और आर के लिए। इसके बाद आप देखेंगे येलो के लिए आएगा, ये होगा डेल्टा येलो का, और सबसे दूर आप देखेंगे ये है, ये आएगा डेल्टा वायलेट का। क्लियरली आपको दिख रहा है कि वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा है, सबसे दूर है ना वो, बैगनी रंग सबसे दूर है तो उसका सबसे ज्यादा है। इसको बनाने का किताब में देखेंगे तो एक और तरीका है, इसको पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से बढ़ा लेते हैं, इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो ये आके एक पॉइंट पर मिल जाता है, कहीं यहाँ पर पॉइंट जैसे बनाने, यहाँ पर आके ऐसे तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं ये इस तरह से, और ठीक है, और इसके साथ कोण देख लेते हैं। तो ये कर लीजिए, या जैसा मैंने आपको बताया ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस कोण दिखाने का तरीका है, वो यहाँ पर ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा के कोण बनाते हैं, मैं डायरेक्ट बना दिया, क्या दिक्कत है ना, तो कोण बन गया। अच्छा, अब आपको क्लियरली यहां दिख रहा है कि विचलन कोण की मैं बात करूं तो जो डेल्टा वी है वो सबसे ज्यादा है, और डेल्टा येलो उससे कम है, और सबसे कम है डेल्टा आर का। चित्रानुसार हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्र में हो रहा है, चित्र के अनुसार। ठीक है, इसको हटा ही लेते हैं। ठीक है, चित्रानुसार, चित्र में मुझे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा वाई है इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 के, जैसे अभी तक के। तो माध्य रंग का जो विचलन है हम देख सकते हैं दोनों रंग के विचलन के बीच में ही है, माध्य है, माध्य रंग का विचलन भी माध्य ही होगा। इसका मतलब हमारे पास तीन खूबसूरत से सूत्र मिल चुके हैं, यहां तीनों सूत्र को लिख लेते हैं। पहला मिला कि जो डेल्टा लैम्डा येलो का है वो बराबर है लैम्डा आर प्लस लैम्डा वायलेट डिवाइड बाई 2। दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र मिला कि जो म्यू येलो का है ये बराबर है म्यू रेड का प्लस म्यू वायलेट का डिवाइड बाई 2 के। और तीसरा फॉर्मूला जो हमें मिला वो मिला कि जो डेल्टा वाई का है ये बराबर होगा डेल्टा आर का प्लस डेल्टा वायलेट का डिवाइड बाई 2 का। तो सारी चीजें बस देखो, अगर आप देखेंगे तो आपको बस दिखेगा डेल्टा है, ये म्यू है, ये लैम्डा है, बाकी चीजें वैसी हैं। औसत निकाला है और औसत में हर बार रंग जो मिल रहा है हमें, औसत चीजें देखो, औसत तरंग दैर्ध्य मिला पीला रंग का, औसत बात कर सकते हैं अपवर्तनांक है वो किसका है, येलो रंग का। ठीक है, औसत जो विचलन कोण है वो किसका है, येलो रंग का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये फॉर्मूला प्रिज्म वाला, प्रिज्म कोण के साथ संबंध अगर मैं देखूं तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर मैं चलूं तो चूंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला है कि भैया डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो डेल्टा रेड का होगा वो बराबर होगा म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू ए। ए देखो तो प्रिज्म कोण है वो तो फिक्स है ना तीनों के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म थोड़ी बदल रहे हैं। डेल्टा येलो का निकालेंगे तो यह आएगा बेटा
म्यू ऑफ येलो -1 इंटू ए, और तीसरा है डेल्टा वायलेट बराबर होगा म्यू ऑफ वायलेट -1 और इंटू आएगा ए के। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, खास करके ये नीचे के 3 फॉर्मूले। मेन फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो तीनों के लिए आप अलग अलग तो निकाल ही सकते हैं। अगर आप मेन वाला याद रखेंगे तो तीनों का तो निकाल ही सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला है, इसी से ये 3 फॉर्मूले अलग अलग बना लिया। क्लियर है ना? अच्छा, अब एक चीज और है, आपसे पूछा जाए, आपसे यहां पर पूछा जाए कि आपस में रंग कितने कोण में फैले हुए हैं, कलर कितनी दूरी में फैले हुए हैं। आपसे पूछा जाए कि कलर कितना फैला हुआ है, ठीक है, कलर कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण अगर मैं देखूं, ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम थीटा से लिखते हैं बेटा। कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम थीटा से दिखाते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो मैं कह रहा हूं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है बेटा, कि रंग कितनी दूर में फैले हुए हैं, रंग कितनी दूर में फैले हुए हैं। इसको अगर मैं देखूं तो कह सकता हूं आराम से, क्या कह सकता हूं कि रंग फैले हुए हैं जो वो हैं, ठीक है, इसको ग्रीन से लिख लेते हैं, लाल से लेके बैगनी तक ये फैले हुए हैं और इसको हम कह देते हैं थीटा। भाई सबसे ऊपर लाल है, सबसे नीचे बैगनी है, ना लाल के ऊपर कोई रंग है ना बैगनी के नीचे कोई रंग है, तो कितने में फैले हुए, थीटा कोण में फैले हुए हैं। अब इस थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं? थीटा का मान अगर मुझे निकालना है तो हम देख सकते हैं प्रारंभिक रास्ते से सबसे ज्यादा दूर पर कौन है, बैगनी, और उसमें से सबसे कम दूरी पर जो है लाल, उसको घटा दे तो बीच मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां देखें तो डेल्टा वी है, डेल्टा वी में से अगर मैं डेल्टा आर हटा दूं तो इतना ही तो बचेगा, क्या कहते हो? अच्छा, तो इसका मतलब आ गया हमारे पास कि जो थीटा है वो बराबर है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के, है ना। थीटा जो है वो क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर है। बहुत सही। अच्छा, तो आगे चलते हैं फिर। तो थीटा बराबर अगर मैं निकालूं, डेल्टा वी का मान लिख सकते हैं क्या यहां से, देखो देखो देखो, ये है म्यू के रूप में, लिखो क्या है बेटा, म्यू वी -1 इंटू ए, और माइनस हो जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना बेटा, म्यू आर -1 इंटू ए, दोनों में ए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो थीटा अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा, ठीक है, ए को कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा म्यू वी -1 माइनस म्यू आर -1, और यहां पर हमने ए को कॉमन ले लिया, यहां भी ए है यहां भी ए है। कोष्टक को खोल लेते हैं, कोष्टक खोलेंगे क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास म्यू वी -1 माइनस म्यू आर, और माइनस माइनस +1, ठीक है, +1, और यहां आ जाएगा ए। अब यहां से अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि भैया जो 1 है ये 1 से खत्म हो जाएगा, ये -1 ये +1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहां से थीटा बराबर आ गया है म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू में ए के। ये एक सुंदर सा फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण आपको मिल गया। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण के साथ साथ एक छोटा सा और आता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की क्षमता की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, छोटा सा और टॉपिक जो कि है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को बेटा ओमेगा से दिखाते हैं।
किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा जो होता है बेटा, ये कहता है कि ओमेगा जो है ये बराबर होता है थीटा बटे डेल्टा वाई के। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये एक अनुपात है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता दो कोणों का अनुपात है, दो तरह के कोण का अनुपात है। कौन कौन सा? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य रंग का विचलन कोण। कोणीय विचलन, या आप बोल सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण नहीं बेटा, कोणीय विचलन है ये। चलो ठीक है, ठीक है, कोणीय विचलन लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। कोणीय विचलन थीटा है ना, ऐसा लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कोणीय विचलन बटे मध्य रंग का विचलन। ठीक है, यह है कोणीय विचलन थीटा बटे माध्य रंग का विचलन। जो कि येलो कलर है माध्य रंग, ठीक है, या पीले रंग का विचलन आप लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा बेटा, आप देखेंगे ओमेगा बराबर हो जाएगा, थीटा का मान आया हमारे पास, देखो म्यू वी माइनस म्यू आर, और इनटू में आया है ए, डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा डेल्टा वाई का मान देखिए क्या है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1, और इनटू में आ जाएगा बेटा ए के। आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहां ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? बचा है ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर और डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस 1 के। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो गया, कोणीय विचलन का सूत्र हो गया, और ये विचलन का सूत्र हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमने सीखी। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं यहां पर फॉर्मूले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों याद रखें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है तीनों के तीनों। इसके साथ साथ ये है, स्टार लगा दे रहा हूं मैं, 3 स्टार लगा दे रहा हूं जहां जहां, उनको याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर एक फॉर्मूला था, अच्छा ये हो गया, एक फॉर्मूला यहां पर है, ये 3 स्टार, ठीक है, फिर यहां पर 3 स्टार है, ठीक, और कहां है बेटा? यहां पर 3 स्टार रहेगा। मेन जो सूत्र है डेल्टा वी माइनस डेल्टा, ये डेल्टा के रूप में है, ये म्यू के रूप में है, ठीक है। और लास्ट में आपको मिल रहा है जो, वो मिल रहा है 2 सूत्र मिल रहे हैं, एक यहां भी मिल रहा है ना, ये वाला, इसको भी ब्रैकेट में हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये 3 जो स्टार वाले फॉर्मूले हमने लगा रखे हैं, इसको याद रखें, इन पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो आज हमने काफ़ी सारे सूत्र पढ़ लिए, 1 2 3 4, ठीक है, मेन फॉर्मूला तो 4 ही है, 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 फॉर्मूले हमने इस लेक्चर में देखे। पिछले लेक्चर में हमने ये सारे फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इन सारे फॉर्मूले, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, प्रिज्म से रिलेटेड हैं सारे के सारे। प्रिज्म
प्रिज्म के अंदर जब प्रकाश जाती है तो उसमें क्या क्या घटनाएं हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाली जा सकती है। विचलन निकाला जा सकता है, ठीक है, प्रिज्म कोण निकाला जा सकता है, और अपवर्तनांक निकाला जा सकता है, ठीक है, न्यूनतम विचलन निकाला जा सकता है, तरंगदैर्घ्य निकाली जा सकती है, ठीक है, अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक और अलग अलग रंगों का जो विचलन कोण है, इसके साथ साथ कोणीय विचलन निकाल सकते हैं आप, ठीक है, कोणीय विचलन के साथ साथ आप निकाल सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये सारे जो है ना राशियां हैं, ये सारी क्वांटिटीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और कई बार प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, ठीक है। कैसे, ये वाली छोटी सी चीज पूछ लेगा, कोणीय विचलन से क्या संबंध है, थीटा बराबर ये लिखो, तो 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, छोटा सा बना सकता है, ठीक है, या इस तरह के फॉर्मूले आपको याद है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। 1 नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 4 में से 1 करना है एमसीक्यू, उसमें ये वाला ऑप्शन आपके, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे एमपी की, चाहे राजस्थान, चाहे झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे बिहार, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर एक बोर्ड में, ठीक है, और कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। काफ़ी आराम से मैंने पढ़ाया है, बहुत तेज भाग के नहीं। अब इस पर प्रश्न करने की बारी आएगी। एक छोटा सा और है, प्रिज्मों का संयोजन, विचलन रहित संयोजन और विक्षेपण रहित संयोजन, 2 तरह के संयोजन हमें पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स सीखने के लिए विपिन सिंह की क्लासेस। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।